सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? यस सर। करने स्टार्ट। हेलो। यस सर। क्लियर दिख रहा है ना सबको? यस सर। आवाज भी सही आ रही? ये चलो, अपना मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर है थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है आबयू। ठीक है, इसको इंग्लिश में अपन मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब ये चैप्टर हमारा आया कहाँ से, कैसे बना, क्यों इसको अपन पढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसका, है ना? तो सब पर अपन चर्चा करेंगे।
तो देखो, अब ये जो चैप्टर है ये हमने 10th क्लास में तो रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ा होगा। दो चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में अपन ने पढ़ा है। ठीक है, अब ये जो दो चर वाले रेखिक समीकरण होते हैं इसमें अपन ने 10th क्लास में कुछ मेथड पढ़े हैं जिनका नाम है विलोपन विधि। है विलोपन विधि। उसके बाद अब देखो, विलोपन विधि अपन ने पढ़ी है। इसके बाद अपन ने प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ी है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ये दोनों प्रकार की विधियां अपन ने पढ़ रखी है 10th क्लास। ठीक है, अब इन दोनों विधियों में क्या थी, लिमिटेशन थी कि ये दोनों विधि किस किस को सॉल्व कर पाएंगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण। जिस तरह से अपन लिखेंगे, अगर 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 1, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर कैसी, सेकंड। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सी विधि का यूज करते थे, विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि। अब मान के चलो अगर दो चर राशि से ज्यादा, तीन चर राशि आ जाए या समीकरण तीन आ जाए, है ना, और भी बढ़ जाए, चार समीकरण आ जाए, चार चर राशि आ जाए, तो ऐसी बहुत सारी समस्या आएंगी। उसको सॉल्व करने के लिए हमको किस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आव्यूह। अब मैट्रिक्स और आव्यूह होता क्या है, तो देखो, आव्यूह जो है वो एक आयताकार बॉक्स होता है इस तरीके से। ठीक है, जिसमें हम कुछ संख्याओं या फलनों को या कुछ भी चर अचर राशियों को अपन इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे अपन ने लिखा 2, 1, 4, 5, तो व्यवस्थित रूप में लिखते हैं इस तरीके से। और इसको हमेशा अपन कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अपन अक्षर यूज कर सकते हैं, कैपिटल होना चाहिए ना। तो ये इस तरह से एक क्रम विन्यास होता है जिसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो इक्वेशन लिखी है, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को अपन किस तरीके से आव्यूह फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन को कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए अपन को तीन आव्यूह चाहिए। कितने आव्यूह चाहिए, तीन आव्यूह चाहिए, है ना। उनमें से देखो, अगर अपन चाहें तो इस समीकरण को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ए कोई आव्यूह मान लिया जिसमें अपन कुछ नंबर लिख सकते हैं। तो जो चर राशि के साथ कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3 और 4, इसको अपन ए मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। इसके बाद जो चर एक्स और वाई, उसको अपन इस तरीके से इस मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, इसको अपन कुछ एक्स नाम दे दो, एक काम करो, इस मैट्रिक्स एक्स नाम दिया। और जो तीसरा मैट्रिक्स होता है बी, तो वो अपन इधर जो संख्या लिखी हुई है अचर राशियां, तो उनको इसमें लिखा जाता है 4 और 1। तो इस तरीके से करना क्या होता है, इन दोनों को आपस में गुणा करके और बराबर में अपन को बी लिखना पड़ता है। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी। ए आव्यूह का एक्स आव्यूह में गुणा करके बराबर में बी आव्यूह लिखा जाता है। तो इस तरह से हम प्रत्येक समीकरण को आव्यूह मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको आगे चल के अपन सॉल्व करने की मेथड भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरीके से रहता है। तो ये अपना चैप्टर है जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। अभी अपन ने सिर्फ इतना सीखा है कि दो रेखिक समीकरणों को अपन किस तरीके से आव्यूह फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने आव्यूह के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, तो इसके लिए कुछ डेफिनेशन है, उनको अपन को लिखना है। तो आव्यूह सीधी सरल भाषा में यह है कि जो रेखिक समीकरण होते हैं उनके अगर चर राशियां बढ़ जाए या फिर उसके समीकरणों की संख्या बढ़ जाए,
तो हम उनको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते। ऐसी समस्या से निपटने के लिए अपन को किसका यूज करना पड़ेगा? आव्यूह। क्या हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल होने वाले क्वेश्चन को क्या हम आव्यूह से कर सकते हैं सॉल्व? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 चर वाले को भी सॉल्व करेगा, 3 चर वाले को, 5 चर वाले को, जितना आप चर राशि आप बनाओगे उतने को ये सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है मैट्रिक्स, इसमें हमको यही सीखना है। अब ये नहीं कि अपन स्टार्टिंग में ही सीख जाए कि कैसा होगा। इस आव्यूह चैप्टर का एक सेकंड पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं सारणिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, जो अगला चैप्टर तुम्हारा 12th क्लास, इसका 4th चैप्टर है। तो इस आव्यूह वाले चैप्टर में अपन इसके संक्रियाएं पढ़ेंगे कि आव्यूह को किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से घटाया जाता है, गुणा किया जाता है। फिर इसको सीखने के बाद में इस पर कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, किन किन मेथड को ये किन किन नियमों का पालन करता है। फिर इसको सीखने के बाद में अपन अगले चैप्टर पे आएंगे जिसका नाम है सारणिक। सारणिक का मान निकालना सीखेंगे। उसके बाद में मान निकालने के बाद में कुछ संक्रिया लगाने के बाद सारणिक से अपन इसको सॉल्व करना सीखेंगे इन समीकरणों को। सारणिक में भी सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज सीखेंगे। मतलब ये जो प्रोसेस है बहुत लंबी है, दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उसके एंड में अपन सीख पाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये है। अब इसके लिए मैं कुछ डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, इनको अपन को लिखना है। तो देखो इसको, सबसे पहले अपन बात करें आव्यूह चैप्टर जो है मैट्रिक्स, इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसका एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था ब्रिटिश गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्थर केले। उनने सबसे पहले आव्यूह का प्रयोग किया था ना। कहाँ पर किया था सर्वप्रथम प्रयोग? भौतिक शास्त्री हाइजेनबर्ग ने अपनी प्रसिद्ध क्वांटम सिद्धांत में किया था। भौतिक शास्त्री कोई थे हाइजेनबर्ग, बनाया किसने था? ब्रिटिश गणितज्ञ आर्थर केले ने। ठीक है, ओटी में आ सकता है, वैसे एनसीईआरटी में ये है नहीं है, अपन जनरल नॉलेज के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश गणितज्ञ आर्थर केले ने इनका बनाया था इसको। और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भौतिक शास्त्री हाइजेनबर्ग ने अपनी प्रसिद्ध क्वांटम सिद्धांत में की थी। ठीक है, भौतिक शास्त्री मतलब फिजिक्स के कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी हाइजेनबर्ग नाम का कोई सिद्धांत दिया होगा, उसमें इसका यूज किया था, क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? इसका उपयोग भौतिकी शास्त्र, रसायन मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता और सांख्यिकी, है ना, स्टैटिस्टिक, और भी बहुत सारी फील्ड है। ठीक है, इन सब में इसका यूज होता है। आव्यूह की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो संख्याओं एवं अदिश राशियों तथा फलनों से निर्मित एक आयताकार रचना है। कैसी रचना है? एक आयताकार रचना है। इसे आयताकार बॉक्स इस तरीके से, जिसको अपन बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, कोष्टक में रखा जाता है तथा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से दर्शाया जाता है। आव्यूह पंक्ति और स्तंभों से मिलकर बनता है। ठीक है, आव्यूह में 2 चीज होती हैं, कौन कौन होती है? पंक्ति और स्तंभ। इन दोनों से मिलकर आव्यूह का क्या होता है? निर्माण होता है। तो अपन को इतना लिख लो इसको, यहाँ से लेके खोज से लेके यहाँ तक लास्ट तक। ठीक है, इसके बाद अपन आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे, आव्यूह की कैसे चीजें होती सर हैं, ऊपर का देख नहीं रहा। ठीक है, इसको नहीं दिख रहा? सर ऊपर ऊपर का नहीं दिख रहा, ऊपर आपने थोड़ा और ऊपर पढ़ाया ना, वो ऊपर वाला। अच्छा, अब वो तो अपन ने बस समझाया था, मेन चीज है, उसको लिख लो पहले आप, है ना। जो स्टार्टिंग में समझाया था वो खोज लिख लो इसकी, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया ये लिख लो, और आव्यूह। ठीक है, यहाँ तक लिखना अपन। सर वैसे ये आव्यूह होता क्या है? आव्यूह एक आयताकार रचना है जिससे अपन रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। आव्यूह एक मेथड है एक तरफ। 10th क्लास में विलोपन विधि पढ़ी है, उससे अपन 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। अब उसमें अपना अगर चर राशियां बढ़ जाए, 2 से 3 हो जाए, समीकरण 2 से 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? उनमें विलोपन प्रतिस्थापन विधि नहीं लग पाएगी, इसलिए अपन किसका यूज करते हैं? आव्यूह।
ठीक है, आबयू से मैट्रिक्स सीखेंगे आगे, उससे जाके ये सॉल्व हो पाएगा। और आबयू का सबसे ज्यादा उपयोग होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैप्टर है मैट्रिक्स। लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो उसका यहाँ पे। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। अब थोड़ी सी क्या इसमें सिस्टम जब नहीं पाया अपना, तो इसमें मोबाइल पे थोड़ा ऐसे ही चल पाएगा कुछ टाइम तक, फिर अपन बोर्ड पे करते हैं आगे। थोड़ा हटा ब्रन दें सा इसको दिख रहा है अब। स्क्रीन। अब काम चल जाए अपना, अभी अपन गांव पे इस हिसाब से, हाँ ऑफलाइन तो काम आना ही चल रहा पड़ेगा है। वैसे ही। और क्या, काम चल जाए बस अपना। हटा दे इसको अब। अब देखो अपन ने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो ये है ना, थर्ड चैप्टर था अपना आबयू, जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स बोलते हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरणों को सॉल्व करता है, और भी रेखिक समीकरणों को हल करने की एक विधि है एक तरह से ना। इसको अपन को इस फॉर्मेट में लिखना है। कोई भी समीकरण दिया है तो उसमें क्या होता है, जो चर राशि के साथ में होती है उन संख्याओं को एक अलग आबयू में लिखा जाता है, फिर उसके बाद जितनी चर राशियां उसको एक अलग आबयू, चर राशियां उनको एक अलग आबयू में लिखा जाता है। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, ए आबयू का एक्स आबयू से मल्टीप्लाई किया जाता है और बराबर में क्या लिखा जाता है, बी। अभी अपन को ना तो इसका प्लस करना आता है, ना इसका मल्टीप्लाई करना आता है, और ना ही इसका अपन को गुणा करना आता है। तो ये तीन चार चीजें अपन पहले सीखेंगे इसमें मैट्रिक्स में। ठीक है, अभी मतलब स्टार्टिंग ही है, बहुत एंड तक एंड प्रोसेस है। ये जो टॉपिक है अपन ने जो लिखा है ये सबसे लास्ट में जाके पढ़ना है, और लास्ट में ही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये है। 2 मिनट रुकना। अभी कौन कौन है इसमें, कितने बच्चे ऐड हो गए? 2 3 लोग ऐड है ना। इसमें ज्योति अपना लाउड स्पीकर ऑन करो। यस सर। इसमें जो शिवानी है ना, शिवानी, उसका मैसेज आ रहा है कि उसका ऐसा स्क्रीनशॉट आ रहा है, तो उससे ये बोल दो ऊपर स्किप का एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करना है आपको। ठीक है सर। ठीक है, अभी अब मैं बोलूंगा तो अपनी क्लास डिस्टर्ब होगी। एक आध दिन की दिक्कत है, फिर समझ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सब समझ में आने लगेगा कैसे यूज करना है। करें आगे, अपन बढ़ा दें इसको। तो ये अपन डेफिनेशन अपन ने इसकी लिखी ली कि आबयू होता क्या है। ठीक है, अब आबयू में क्या क्या चीजें होती हैं वो और पढ़ना अपन। तो अपन ने एक मैट्रिक्स बनाई है, 2 3 4, ठीक है, 2 5 7, इस तरह से अपन ने एक आबयू बनाया। इसमें अपन कितनी भी संख्या ले सकते हैं। इसमें दो तरह की लाइनें होती हैं, एक होती है क्षैतिज लाइन, जो अपन ने पढ़ रखा है क्षैतिज रेखा, और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। इस तरीके से जो खड़ी लाइन है इनको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो ये अब आबयू में इन लाइनों को क्या नाम दिया गया है, आबयू में जो क्षैतिज लाइन है इनको बोला जाता है पंक्ति। क्या बोला जाता है इनको, पंक्ति बोला जाता है, और पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसको बोला जाता है स्तंभ, और स्तंभ को इंग्लिश में बोला जाता है कॉलम। ठीक है, तो ये
तो मैट्रिक्स में कुल मिलाकर दो चीजें होती हैं, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ, ठीक है। तो पंक्ति और स्तंभ से मिलकर क्या बनता है, अपना आव्यूह बनता है। अब हमको ये गिनना आना चाहिए कि कितनी पंक्तियां हैं और कितना स्तंभ है। जैसे अपना जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका नाम ए है, इसमें एक पंक्ति तो ये है, पहली पंक्ति, और दूसरी पंक्ति ये है, ठीक है। तो पहली पंक्ति को अपन नाम दे देंगे R1 और दूसरी पंक्ति को अपन नाम दे देंगे R2। तो R1 और R2 नाम की दो पंक्तियां हैं इसमें, है ना, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। इसी तरीके से अपन स्तंभ गिन सकते हैं, स्तंभ को कॉलम बोलते हैं, इसलिए शॉर्ट में क्या प्रेजेंट करेंगे, C। तो ये पहला स्तंभ है इसलिए इसको C1 नाम दो, ये दूसरा स्तंभ है इसलिए इसको C2 नाम दो, और ये तीसरा स्तंभ है इसलिए इसको C3 नाम दो। इस तरीके से अपन नाम दे सकते हैं ना। कुल मिलाकर हमारे जो आव्यूह है इसमें कितनी पंक्ति हैं, दो पंक्ति हैं और तीन क्या है इसमें, स्तंभ, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे 2/3 का आव्यूह। कितने का आव्यूह, 2/3 का आव्यूह, ठीक है। इसमें दो पंक्ति हैं, तीन स्तंभ है, तो ये कहलाएगा 2/3 का आव्यूह। अब इसको अपन ने ऐसा लिखा है 2/3, यही कहलाती है आव्यूह की कोटि। क्या कहलाती है, आव्यूह की कोटि कहलाती, ठीक है। कितनी कोटि है इस आव्यूह की, 2/3। अगर हम चाहें तो इसमें तीन पंक्ति ले लो, स्तंभ ले लो, है ना, या फिर अपन चाहें दो पंक्ति दो स्तंभ, तो ऐसे अपन कितना भी कर सकते हैं इसमें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि जरूर नहीं कि अपन इतना ही लो, ठीक है। अपन अपनी इच्छा से कितना भी बना सकते हैं। तो ये मेन कहानी है कोटि। अब इसके अंदर ये जो संख्याएं लिखी हुई है 2 3 4 2 5 और 7, इन संख्याओं को बोला जाता है अवयव। क्या बोला जाता है, इनके अंदर वाली संख्याओं को अवयव बोला जाता है, अवयव, ठीक है। आव्यूह के अवयव, जो आव्यूह के अंदर लिखा जाता है उसको अपन बोलते हैं आव्यूह के अवयव। अब कितने अवयव हैं इस आव्यूह में, तो अपन को गिनना पड़ेगा। ये देखिएगा अपना 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कितने अवयव इसमें, 1 2 3 4 5 6। अपन इसको ऐसे ना गिनते हुए अपन इसकी कोटि का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 3 6। जैसे ही कोटि का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसकी जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, 6। और अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना। तो कोटि का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, अवयवों की संख्या निकल के आता है। तो ये हमारा आगे चैप्टर है, इस तरीके से अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो अपन ने सीधी सीधी बात क्या सीखी इसमें, कि सबसे पहले खोज किसने की थी इसकी, तो ये थे अपने ब्रिटिश गणितज्ञ आर्थर केले, ठीक है। सर्वप्रथम यूज किसने किया था, भौतिक शास्त्री हाइजेनबर्ग ने अपनी प्रसिद्ध क्वांटम सिद्धांत में इसका यूज किया था सबसे पहले। किन किन क्षेत्रों में इसका यूज होता है, तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, प्रायिकता, सांख्यिकी, बहुत सारे क्षेत्रों में इसका यूज होता है ना। इसकी डेफिनेशन अपन ने लिखी, आव्यूह एक आयताकार बॉक्स रचना होती है जिसमें अपन संख्याएं एवं फलनों को अपने हिसाब से व्यवस्थित क्रम में रख सकते हैं, और इसको हमेशा कौन से ब्रैकेट में रखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में, ये अपन जानते हैं, ठीक है। और इसको हमेशा किस अक्षर से दर्शाया जाता है, कैपिटल अक्षर ए से दर्शाया जाता है। और इसके बाद इसकी कितनी चीजें होती हैं इसमें, पंक्तियां होती हैं और स्तंभ होते हैं, ठीक है। पंक्तियों को रो बोलते हैं इसलिए आर से प्रेजेंट करते हैं, और इसको ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ को कॉलम, इसको सी से प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कितनी, दो पंक्ति और तीन स्तंभ है, इसलिए इसको 2/3 का आव्यूह कहा जाएगा। अब ये बात अपन को हमेशा याद रखना है कि पहले काउंटिंग होती है हमेशा काय की, पंक्ति की, और उसके बाद में जो काउंटिंग होती है वो किसकी होती है, स्तंभ की। तो पंक्ति हमेशा पहले आएगी, स्तंभ हमेशा बाद में आएगा। पंक्तियों की संख्या को m से रिप्रेजेंट करते हैं और स्तंभ की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी कोटि कहलाती है m/n। क्या कहलाई कोटि, m/n कोटि कहलाएगी, ये अपना, ठीक है। अब इसके बाद में इसके जो अवयव होते हैं, अवयव, अवयवों का एक निश्चित स्थान होता है, अवयवों का एक निश्चित स्थान, निश्चित स्थान होता है ना। अब देखो अवयवों का एक निश्चित स्थान होता है,
उसके लिए अपन को इस तरह से लाइन खींचकर अपन उसको लिख सकते हैं ना, कौन सा स्थान होता है अवयवों का। जैसे अपन ने लिखा 2 3, या फिर अपन जनरल फॉर्म में लिख लो ए और ए, ठीक है। इसको लिखो ए और भी लिखना चाहे अपन और ए, इधर ए लिख लिया, और भी लिखना चाहो तो इधर लिख लो ए और ए। तो अपन ने ये कोई अवयव बनाया, इनका अब निश्चित स्थान होता है क्या ना। तो देखो ये है पहली पंक्ति, इसको नाम देंगे R1, ये है दूसरी पंक्ति R2, ये है तीसरी पंक्ति R3, ये है चौथी पंक्ति R4। इसके बाद ये कॉलम है C1, ये कॉलम है अपना C2 और ये कॉलम है अपना C3। अब देखो अगर मैं इस अवयव की बात करूं तो ये अवयव पहली पंक्ति पर है और स्तंभ पर है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इसका नाम हो जाएगा पहली पंक्ति, सर ये नीचे लिख रहे हो ना सर, ये दिख नहीं रहा सर। पहली पंक्ति और पहला इसका नाम हो जाएगा A1। क्या अब इसके साथ साथ अपनी दूसरी पंक्ति का नाम लो। ए जो दूसरा लिखा हुआ है ना, इसमें अपना ये कौन सी पंक्ति पर है, पहली पंक्ति और स्तंभ कौन सा इसका दूसरा, तो इसलिए अपन इसको नाम देंगे A12। ऐसे ये वाला अवयव पहली पंक्ति पर है और तीसरे स्तंभ पर है, इसका नाम हो जाएगा A13, ठीक है। अब अगला नंबर आया, तो यहाँ से पंक्ति हो जाती है दूसरी स्टार्ट, तो दूसरी पंक्ति है स्तंभ पहला ही है, ठीक है। अगले वाले में दूसरी पंक्ति है, स्तंभ भी कौन सा है, दूसरा ही है। अगले वाले में दूसरी पंक्ति है, स्तंभ कौन सा है, तीसरा है। तो इस तरीके से अपन पंक्ति और स्तंभों को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले वाले में यहाँ से तीसरी पंक्ति स्टार्ट हो जाती है, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। क्या हो गया सर? नीचे दिख नहीं रहा, आप लिख रहे हो ना नीचे। नीचे आ नहीं रहा क्या? नीचे नहीं आ रहा, मेरे नहीं आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। उस पर देखो एक वीडियो का ऑप्शन आता है, सर स्क्रीन तो सर पूरी खुल रही है इसकी। कुछ भी नहीं आ रहा है क्या? पूरा फुल तो ब्लैंक नहीं है, नीचे आप लिख रहे हो ना A1, ये नीचे लिख रहे हो, नीचे उसके नीचे आपने 3 अवयव लिखे हैं ना, वो अपन थोड़ा ऊपर कर ले रहा है। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर है इसमें तीसरी पंक्ति है और पहला कौन है, स्तंभ, इसलिए इसका नाम हो जाएगा A31। इसके बाद इसमें अपना तीसरी पंक्ति है और स्तंभ कौन सा है, दूसरा है, तो इसका नाम हो जाएगा A32। इसके बाद तीसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा A33। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं ना। इसके बाद अगली अपनी कौन सी पंक्ति स्टार्ट हो जाएगी, चौथी, तो इसको अपन करेंगे चौथी पंक्ति और स्तंभ कौन सा, पहला, तो A41। अगली बन जाएगी A42 और अगला बन जाएगा A43। तो कहने का मतलब ये है कि अवयव के जो अवयव होते हैं वो आता है 11 12 13, फिर इधर से 14 15 16 नहीं होगा, 11 12 13, फिर होगा 21 22 23, फिर होगा 31 32 33, फिर होगा 41 42 43, आगे होता फिर होता 51 52 53, ठीक है। तो ऐसा नहीं बढ़ता कि बिल्कुल 11 12 13 14 15 16, ऐसा नहीं बढ़ेगा। अपन को ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये 11 12 13 नहीं है, ये कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो 11 लिखा है तो इसको 11 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 11, A11। 11 मतलब होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसको बोलेंगे अपन A12। की संख्या 1 है और स्तंभ की संख्या कितनी है, 2 है, ऐसे इसको बोलेंगे A13, ठीक है। फिर अगला नंबर आता है A21 A22 A23, फिर आएगा A31 A33, इसके बाद आएगा A41 A42 A43, ठीक है। इस तरह से ये जो लास्ट वाला अवयव होता है कितना लिखा हुआ है, A4, मतलब इसमें 4 पंक्ति हैं, कितने स्तंभ हैं, 3, 4 पंक्ति 3 स्तंभ है, ये कहलाएगा A4। ये हमारा पूरा टॉपिक है इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी क्या आएगी, 4 पंक्ति हैं 3 स्तंभ, तो इसकी कोटि बन जाएगी 4/3, 4/3 की कोटि बन जाएगी।
चैप्टर है मैट्रिक्स, सिंपल सा है, सरल सा है, ठीक है। और बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें मतलब ये तुम्हारे 11th क्लास से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, ना 10th में है ना 9th में है। इस चैप्टर को आप पहली बार पढ़ रहे हो अपनी लाइफ भी नहीं है, और इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अपन को समझने में दिक्कत करेगी। हर चीज इसमें बहुत सिंपल है ना, ये है। अब देखो आज की क्लास में सर क्या है, कुछ बच्चों को लॉग इन करने में समस्या आ रही है। ये लास्ट वाले से ही पता चलता है कि कोटी ये वाली है। हाँ, लास्ट वाले से ही पता चल जाएगा कितने बाई कितने का है ना। और अपन को तो गिनना है इसका, ये दोनों हमेशा सेम आएंगे, लास्ट वाला अवयव का नंबर और कोटि, ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब तुमने या तो नाम गलत दिया है या फिर कोटि गलत निकाल ली, ठीक है। ठीक है सर। अब तुम में से ऐसे कितने बच्चे जिनके पास बुक है? सर मेरे पास तो है। और रोहित के पास? सर भाग 1 नहीं सर, भाग 2 है। अच्छा, भाग एक नहीं है। हाँ तो अपन एक काम करेंगे, किताब बैग तुम्हारे पास मोबाइल तो है सबके पास, एनसीईआरटी निकाल लेना उसमें, ठीक है। ठीक है सर। और अपन उसी के क्वेश्चन करवा देंगे, तो तुम बुक से उधर देख लिया करना, इधर अपन क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, ऐसे करके हो जाएगा अपना, है ना। अब देखो आज की क्लास में अगर कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है तो उसको लॉग इन करने में समस्या आ रही है, तो जैसे इसमें एक ऑप्शन आता है सब्सक्रिप्शन वाला, उसको अपन को सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, उसके ऊपर स्किप का ऑप्शन आता है, स्किप करना है। वो स्किप करोगे तो अपने आप हट जाएगा, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि इस ऐप में जो क्लास होती थी उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती थी, और उसको क्या बच्चों को दिखा दिया जाता था, अपन देख सकते बाद में रिकॉर्डिंग। अब लेकिन इनने एक स्कीम इसको हटा दिया कि जो सब्सक्रिप्शन लेगा वो ही रिकॉर्डिंग देख पाएगा, ठीक है। तो अपन को सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, अपन को रोज लाइव क्लास लो, लिखते चलो उसको और अपना काम होते चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अपन को रिकॉर्डिंग क्लास में मिल पाएगी। इसमें रिकॉर्डिंग तो होती है लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास नहीं मिल पाएगी, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो आज अपन ने थोड़ी सी क्लास स्टार्ट की थी, अपन देख रहे थे कैसा क्या रहेगा इसका, ठीक है। तो अपन आज इतना ही रखो, और बच्चों को मैं बता दूंगा कैसे यूज करना है, कैसे ऐड करना है, थोड़ा बहुत अपन भी बताएं किसी को अगर दिक्कत आ रही है तो उससे अपना काम हो जाएगा ना। बहुत है आज के लिए, आज इतना ही रख लो, ठीक है सर। कल अपन इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, उससे अपन को थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाएगा। और कल अपन इसके आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे, आव्यूह होता है, ठीक है। और कौन से आव्यूह होते हैं वो सब पढ़ेंगे अपन कल। कल तो छुट्टी रहेगी, कल संडे है, परसों लगेगी क्लास मंडे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखना हो तो। सर कुछ दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है सारा। नहीं दिख रहा? नहीं सर दिख तो रहा है। दिख रहा है ना? देखो आप दिख रहा होगा। हाँ सर अब दिख रहा है। जो क्लास वाला ऑप्शन आता है ना उसको पिन कर लिया करो, ठीक है।
उसको पिन करोगे ना तो कोई बच्चा बाइक पे लिखता है ना तो फिर उसकी क्लास दिख जाए, उसकी वो दिखने लगती है आगे। तो अपन को अपनी क्लास वाले ऑप्शन को पिन कर दोगे, फिर बीच में कुछ भी रुकावट नहीं आएगी इसमें, है ना। कर लिया है स्क्रीनशॉट? ले लिए सर। आज अपन इतना ही रखते हैं, इसके आगे अपन पढ़ते हैं, अपन डाल देंगे। याद कर तो 10 बजे से लगी क्लास, ठीक है। जो कभी कभार टाइम से होगा तो अपन डाल देंगे। आज के लिए इतना ही ओके काफी सर। है, बाय बाय, ठीक है।